हिंदी साहित्य में सुनिए जानी मानी प्रतिष्ठित लोकप्रिय एवं वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी किसी शख्स का तस्वीर बन जाना। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कुल 2 दिन का उपचार और किसी व्यक्ति से बॉडी बन जाना कितनी अजीब बात है ना। घर की इन 3 कमाऊ मूर्तियों ने मिथिला के प्रति न कभी चिंता जाहिर की, न आशंका। अब गहरे अचरज बल्कि सदमे में भरकर सोच रहे हैं वो व्यक्ति से बॉडी कैसे बन गई। ठीक 48 घंटे पहले तक मजबूत चाल से चहुं ओर चलते हुए घर को सुरक्षा दे रही थी, चीज़ों को नुकसान से बचा रही थी, दायित्वों को सही वक्त पर सही तरीके से संपन्न कर रही थी। ये भी हो सकता है मजबूत चाल से नहीं चल रही थी जिस तरह चला करती थी। कमाऊ मूर्तियों को बिल्कुल जानकारी नहीं है वो कब से उस तरह नहीं चल रही थी जिस तरह चला करती थी। रात का जब 1 बज रहा था वो छाती में दबाव और घबराहट की सघनता झेल रही थी। नींद में किसी किस्म की खुराफात पसंद न करने वाले 3 कमाऊ मूर्तियों में प्रमुख मूर्ति मरुधर की नींद मिथिला के बार बार उठने बैठने से भंग हो गई। नींद आए ना आए मरुधर आमतौर पर 10 बजे बिछावन पर काबिज हो जाते हैं और सुबह 8 बजे बिछावन से रिहा होते हैं। मिथिला उनके सोने के बाद सोती थी, जागने से पहले जाग जाती थी। सोने से पहले तांबे के जग में 1 लीटर पानी भरकर उसमें 4 रुद्राक्ष डाल देती थी कि मरुधर सुबह की शुरुआत इस स्वास्थ्यवर्धक पानी के साथ करते हैं। उनके जागने से पहले चाय तैयार कर लेती थी कि उनकी चाय की तलब रोके नहीं रुकती है। मरुधर उसका सोना और उठना न जान लें इस मुद्दे पर वो भारी सतर्कता रखती। जब कभी जान जाते इल्ज़ाम तैयार। इतनी सुबह क्यों उठती हो? तुम्हारे उठने से मेरी नींद चौपट हो जाती है। मुझे पूरी नींद चाहिए। दिन भर चैम्बर में सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। तुम दिन में सो लेती होगी। उन दिनों मिथिला ने खुद को घर बाहर से इतना न्यूट्रल नहीं किया था कि अपने पक्ष में ज़रूरी दलील न दे। देखा है मुझे दिन में सोते हुए। घरेलू काम में इतनी मेहनत और प्रेशर होते हैं कि मुझे भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। तुम्हारे शरीर को कम नींद की ज़रूरत होगी, मेरे शरीर को अधिक है। ये बात दिमाग में बैठा लो। कई बातों की तरह उसने ये बात भी जहन में बैठा ली थी। बिना आहट किए बिछावन पर आती, बिना आहट किए उठ जाती। छाती में अफरा तफरी के बावजूद उसने आहट न होने देने की कोशिश की, पर कुछ कोशिशें कामयाब नहीं होती। भंग नींद का रोष लिए मरुधर ने करवट बदली। मिथिला को आरोपी बनाते, किंतु मामला गंभीर लगा। उन्होंने ऊपरी हिस्से में सो रहे दूसरी कमाऊ मूर्ति विशेषण के सेल फोन पर कॉल किया। इस 2 मंजिले घर का यही चलन है। मरुधर और मिथिला नीचे, विशेषण और तीसरी कमाऊ मूर्ति निष्पति, बंटी और बबल ऊपर सोते हैं। जरूरत पड़ने पर बेल का बटन दबाकर विशेषण को हाजिर किया जा सके, इस निहितार्थ पहली सीढ़ी के पास कॉल बेल लगाई गई थी। एक बार मिथिला ने प्रातः 7 बजे बटन दबा दिया। भंग नींद की आक्रामकता लिए विशेषण ने तत्काल प्रभाव से बेल उखाड़ फेंकी। नीचे आकर गरजा, अम्मा मुझे ये तानाशाही नहीं जमेगी। 7 बजे उठने का मतलब है दिन भर झपकना और मुंह फाड़ना। आज मैं कार चलाते हुए सड़क पर सो जाऊंगा। तब से सेल फोन पर खबर खोज दी जाती है। निष्पति और विशेषण इस तरह चेहरा बनाए हुए आए मानो रात में तबीयत बिगाड़ कर मिथिला ने जुर्म किया है। मिथिला थकी बहकी सी लगी, वरना विशेषण कहता, ये वक्त है तबीयत बिगाड़ने का। उसे देखते ही मरुधर बोले, कार निकालो, अस्पताल चलना है। मरुधर और विशेषण ने मिथिला को अगल बगल थाम लिया। मिथिला को न मरुधर के स्पर्श की आदत थी, न विशेषण के। मरुधर ने उसे संपूर्ण संवेदना के साथ कभी स्पर्श नहीं किया। जब से निष्पत्ति का पदार्पण हुआ, विशेषण ने भी अपना स्पर्श समेट लिया। शिथिलता के बावजूद मिथिला दोनों मूर्तियों के स्पर्श से स्वयं को भरसक बचाते हुए अपने ही स्पर्श के बल पर खुद को साधने की चेष्टा कर रही थी। उसे आईसीयू में भर्ती कर चिकित्सक ने कहा, मरीज की स्थिति अच्छी नहीं है, 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। 24 घंटे बीतने पर बोले, मरीज का विल पावर पुअर है, दवाइयाँ कितना रिस्पॉन्ड करेंगी कहा नहीं जा सकता। 48 घंटों की मियाद में मिथिला व्यक्ति से बॉडी बन रही थी।
उधर मुंह औंधाए समीप बैठे पिता पुत्र एक दूसरे पर अभियोग लगा रहे थे। इन दोनों ने मिथिला पर इतने आरोप लगाए कि खुद को सही और समझदार और सामने वाले को अल्प बुद्धि साबित करने की इन्हें आदत हो चुकी है। पापा, अम्मा इतनी बीमार हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं? आप उनको इतना नेग्लेक्ट क्यों करते हो? तुमने उन्हें कौन सा सम्मान दिया? हर बात में जांच बैठा देते हो, ये नहीं किया, ये किया तो उस तरह नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। तुमने और निष्पत्ति ने उन्हें एक फिलर मान लिया है कि जो काम कोई न करना चाहे उन पर थोप दो। विशेषण ने वेधक दृष्टि से मरधर को विलोका। वो निष्पत्ति को इस तरह सिया सुकुमारी बनाए रहता है कि उसको तर्जनी दिखाने का मिथिला साहस न करती थी। पापा इल्जाम लगाकर मानहानि किए दे रहे हैं। निष्पत्ति को बीच में मत लाओ पापा। आप सुबह ठीक 9 बजे इस तरह चैम्बर के लिए भागते हो जैसे घर में रात नहीं सजा काटी है। 10 मिनट इधर उधर हो जाए तो अम्मा दोषी। अब चैम्बर कर्मचारियों के आश्रय छोड़कर अस्पताल में बैठे हो कि नहीं? क्लाइंट आने लगते हैं, ठीक वक्त पर चैम्बर जाना पड़ता है। तुम्हें इस सिद्धांत को समझना चाहिए, पर तुम और निष्पत्ति जोड़ी बनाकर 11 के बाद चैम्बर आते हो। निष्पत्ति को सजने में वक्त लगता है और तुम्हें उसके इंतज़ार में। यही कहते थे, निष्पत्ति योग्य है, चैम्बर का माहौल अच्छा बना देती है, इलेक्ट्रिक केटल में ग्रीन टी बनाकर थकान दूर कर देती है। अब निष्पत्ति दुर्गुणों का भंडार हो गई। निष्पत्ति को बीच में मत लाओ पापा। विशेषण तुम्हें सुनना पड़ेगा। घर एक है, पर तुमने अपना अलग परिवार बना लिया है। मिथिला का दुख दर्द कभी नहीं पूछते थे, इसीलिए उनका विल पावर कमज़ोर होता गया। इधर आरोप प्रत्यारोप, उधर मिथिला की सांसें खारिज। मरुधर और विशेषण फक हो गए। लगा एक किस्म की असुविधा में डाल दिए गए हैं। एम्बुलेंस में बॉडी लेकर घर आए। बाहरी बरामदे का ग्रिल गेट खुला था। 5 साल का बंटी व 3 साल की बबल लॉन में लगे चौड़े पटरे वाले झूले में चिलचिलाते घाम में लावारिस बने झूल रहे थे। बच्चे वक्त बेवक्त झूला झूलने चल देते थे। इस फिक्र में मिथिला दिन में भी ग्रिल गेट में ताला लगाती थी। विशेषण ने मरधर पर जो आरोप लगाए उसका धनात्मक असर है या महज अनुमान, लेकिन उनको लगा अब बहुत कुछ सुचारू न रह जाएगा। मरधर ने विशेषण पर जो आरोप लगाए उसका धनात्मक असर है या खुला गेट खतरे की सूचना देता हुआ लगा कि उसे पहली बार निष्पत्ति अव्वल दर्जे की मंदबुद्धि लगी। सेल फोन पर बता दिया था अस्पताल से आ रहे हैं, फिर भी घर खुला छोड़कर भीतर घुसी पता नहीं कौन सा हुनर संपन्न कर रही है। जरा होश नहीं कि बच्चे झूले से गिर सकते हैं, धूप में बीमार हो सकते हैं, अपहरण हो सकता है। इस अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी का ये सबसे उत्तम घर है। औसत कद वाले मर्द के बराबर ऊंचाई वाली मजबूत चौहद्दी से घिरे रईस परिवार से हर कोई अपनापा जोड़ने की जुगत में है। बंटी और बबल के लिए एम्बुलेंस कौतुक का विषय थी। दोनों झूले से कूद कर दौड़ पड़े। हलचल का आभास पाकर निष्पत्ति ऐसे हाव भाव में बाहर नमूदार हुई मानो सप्ताह भर से व्यस्त थी। क्रंदन नहीं हुआ, लेकिन ताज़ा मौत की अपनी एक ध्वनि और गंध होती है। समूह भर मोहल्ले वाले, जिनमें महिलाएं अधिक थीं, जुहा गए। मामूली वित्त वाले मोहल्ले का व्यवहार मिथिला निभाती थी। मरधर का मेल मिलाप शहर के बिग शॉट्स से, विशेषण और निष्पत्ति का साइबर एज वाले युवा जन से है। मोहल्ले की महिलाएं मिथिला के माध्यम से इस परिवार को जानती पहचानती हैं, पर ये 3 मूर्तियां नहीं जान रही थीं शोक व्यक्त करने आए ये लोग किस घर में रहते हैं और किस नाम उपनाम से जाने जाते हैं। अच्छी बात ये थी, शोक अवसर पर संवाद नगण्य होते हैं। लोग 2 शब्द कहकर लौट गए। जीवन फिर भी थोड़ी फुर्सत और इत्मीनान दे देता है, मौत नहीं देती। विद्युत जैसी त्वरा से संस्कार करने होते हैं। मिथिला को मुखाग्नि देते हुए मरधर ने माना मिथिला को खारिज करते रहे हैं, पर कुछ तारीखों को खारिज नहीं कर पाए हैं। एक वो तिथि थी जब उच्च कुलीन ब्राह्मण की संस्कृत से बीए कन्या मिथिला का प्रस्ताव आते ही बाबूजी ने लपक लिया था। हम अच्छे ब्राह्मण नहीं हैं, ऊंचे ब्राह्मण की लड़की हमारे घर आए, इससे हमारी शोभा है। खूबसूरत नहीं है तो बदसूरत भी नहीं है। संस्कृत पढ़ी है मतलब बेलबाटों वाली नहीं होगी, मतलब लिहाज कायदा जानती होगी। मरुधर सर्वनाश से गुजरे थे।
अपने साथ विज्ञान स्नातक कर रही बेल बॉटम वाली चांद सी महबूबा से चाहते चला रहे थे। स्नातक के बाद ये LLB और वो MA करने लगी, क्योंकि विज्ञान दोनों से नहीं संभल रहा था। लेकिन मामला रद्द न हुआ था, जो कि अपनी ब्राह्मणी सुधारने में मुब्तला बाबूजी ने रद्द कर दिया। उन्होंने अम्मा के माध्यम से कहलवाया, मिथिला पसंद नहीं है। जवाब में बाबूजी ने वाया अम्मा नहीं, डायरेक्ट उनसे कहा, टैक्सेशन की ये जो विचित्र वकालत शुरू किए हो, जिसका हम नाम तक नहीं सुने हैं कि कौनो अदालत में होती है, से रोटी नोंद का इंतजाम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन चाहिए मोगरा का फूल। मैं सब तय तमान अर्थात विवाह पक्का कर चुका हूँ। याद आई पहली रात। वे अपनी चांद सी महबूबा को लाल साड़ी से जोड़कर देखा करते थे, जबकि मिथिला पीली साड़ी पहने थी। उसके पतले सरल चेहरे में अब तक गृहस्थी के नाना जंजाल से बेफिक्र रहने की ताजगी थी। उन्हें ताजगी दिखाई नहीं दी, क्योंकि वे उसकी ओर नहीं देख रहे थे। दिनों तक उससे छिटके हुए चिड्डे से कूदते फिरे, लेकिन दैहिक संवेग जबर होता है, नएपन में कुछ ना कुछ आकर्षण होता है। बाबूजी ने अलग लतियाया, यूँ चिड्डे जैसे कूदते फिरोगे तो दुल्हन तुम्हें बौड़म समझ लेगी। मिथिला की ज़रूरत न बताने, शिकायत न करने जैसी शालीनता ने बहुत नहीं पर इतना असर तो बना ही लिया, जब वे कभी कभी उसे अपनी कृपा देने लगे। वे शब्द वाक्य संकेत कभी नहीं दिए जो भावनाओं संभावनाओं को मजबूती देते हैं। मिथिला ने इस ओर ध्यान न दे तकदीर से तादाद में बना लिया। इन्होंने चैन की बंसी बजाई कि इसको लेकर कुछ खास सोचना विचारना पड़ेगा। दाह संस्कार कर मर्दोर विशेषण घर आए। घर घर नहीं लग रहा है, यदि लग रहा है तो मिथिला की तरह चुप लग रहा है, इतना चुप कि रुदन के स्वर भी नहीं है। लोक लाज के लेखे पत्नी के लिए खुलेआम रोना लज्जाजनक माना जाता है। सच कहें तो मर्दर को रोना आया भी नहीं। विशेषण नहीं रोया। जिस तरह तल्ख होकर मिथिला से बहस करता था, रोना आडंबर की तरह लगता। निष्पत्ति को भी रोना नहीं आया, लेकिन स्त्रियों में पता नहीं कौन सी क्षमता होती है, यदि प्रयास कर लें तो 4-6 औपचारिक आंसू निकाल ही लेती हैं। निष्पत्ति के नयन में थोड़ा नीर आ ही गया। बैठक का फर्नीचर हटाकर गद्दे दरियाँ बिछवाकर शोक व्यक्त करने आने वालों के बैठने की व्यवस्था बना दी गई। मर्दों ने चूंकि अग्नि दी है, शुद्ध अर्थात 10 गात्र तक उन्हें अलग थलग समय बिताना होगा। विशेषण से बोले, अपनी अम्मा की कोई तस्वीर फ्रेम करवा कर बैठक में रख दो। तस्वीरें कहाँ रखी होंगी जैसी सम्यक जानकारी विशेषण को नहीं है। पापा कुछ आइडिया है, अम्मा तस्वीरें कहाँ रखती थी? मरुधर की जानकारी विशेषण से कम है। मैंने ध्यान नहीं दिया। विशेषण आरोप पर उतरा, अपने बेडरूम का आपको मालूम होना चाहिए पापा। मरुधर का जवाबी हमला, तुम्हें मालूम क्यों नहीं होना चाहिए? आप ये भी नहीं बता पाओगे बैंक लॉकर की चाबी कहाँ रखी है और लॉकर नंबर क्या है। जब मिथिला इतनी चुप नहीं हुई थी, मरुधर को बताती थी पुरानी अलमारी के सीक्रेट चैम्बर में ज़रूरी कागजात और लॉकर की चाबी रखी रहती है। उन्होंने उसकी तमाम बातों की तरह इस बात को भी नहीं सुना था। लॉकर की चिंता छोड़ो, तस्वीर ढूंढो, निष्पत्ति से पूछो। विशेषण रसोई में चाय खौला रही निष्पत्ति के पास आया। निष्पत्ति, अम्मा की तस्वीर कहाँ रखी है? CA अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का गौरव प्राप्त सैंडल चढ़ाकर चैम्बर जाने को उद्धत निष्पत्ति रसोई से तादाद में कम ही बनाती थी। छुट्टी छपाटी को बनाती थी तो मिथिला स्टोर से चावल दाल निकाल देती थी कि ये बनना है, इतनी मात्रा में बनना है। इस वक्त उसका मुख खिसियाए रसोइये की तरह लग रहा था। अम्मा अपनी चीज़ों का सुराग नहीं लगने देती थी, मुझसे रसोई का काम ही नहीं संभल रहा है। ये ऐसी अशिष्ट टोन में बात नहीं करती थी। देख रहा हूँ नहीं संभल रहा है। ये उसी तरह का आरोप लगाना चाहता है जिस तरह अम्मा पर लगाता था। देख रहे हो तो तस्वीर के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बेवकूफ़ जो हूँ। कहकर विशेषण मिथिला के शयन कक्ष में चला आया। उसे थोड़ा अनुमान है, मिथिला शयन कक्ष से लगे छोटे बॉक्स रूम में ज़रूरी चीज़ें रखती थी। अंक सूचियों की ज़रूरत पड़ने पर वो कुछ बार मिथिला के साथ यहाँ आया है। मरुधर इस कमरे में नहीं आते थे। ये लोग घर के उन हिस्सों में आते जाते हैं जहाँ इनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं।
मिथिला आकांक्षा, आवश्यकता या यूं ही घर के प्रत्येक हिस्से से जान पहचान बनाए रखती थी। बॉक्स रूम की चौड़ाई वाली दीवार से लगे 3 रैक जो चैम्बर में अनुपयोगी हो जाने से घर ले आए गए थे रखे हैं। अलमारियों में मिथिला की साड़ियाँ, कीमती कागजात, अंक सूचियाँ, तस्वीरें हैं। रैक में तरतीब से किताबें लगी हैं। विस्मित विशेषण, कितनी किताबें! क्या अम्मा घर के पते पर डाक से मंगवाती थीं? विशेषण ने कुछ किताबों के आरंभिक पन्ने पलटे। एक किताब के दूसरे पन्ने पर शीर्षक के ठीक नीचे मिथिला की हस्तलिपि में लिखा था, पहले भरोसा टूटता है, फिर उम्मीद टूटती है, फिर रिश्ते में कुछ नहीं बचता। एक और किताब में लिखा था, संयुक्त परिवार एक अर्थ में अच्छे होते हैं, पर एक साथ रहकर भी कई धड़े बन जाएं तो संयुक्त परिवार अपना अर्थ खो देते हैं। विस्मित विशेषण, अम्मा ने अपनी वेदना लिखी है या किताब में किसी अंदरूनी पन्ने की पंक्तियां उनके मर्म को यूं छू गईं कि उन्होंने उद्धरण के तौर पर लिख लिया। ओह, अकेलेपन को सार्थक बनाने के लिए अम्मा प्रकाशकों से किताबें मंगवाती रही होंगी। जो भाव उन्हें घर के सदस्यों से नहीं मिले या बाद में मिलना बंद हो गए, उन्हें किताबों में ढूंढती होंगी। किताबों की मदद से अपना एक व्यक्तिगत संसार रच लिया होगा। सीख रही थीं जीवन को कैसे विश्लेषित करें, कैसे व्याख्यापित कि जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। अब तो चुप रहने लगी थीं, लेकिन पहले कभी कभी औचक ऐसे वाक्य बोल देती थीं जिनमें मर्म होता था। वो खींच जाता, अम्मा तुम बात को पता नहीं क्या बना देती हो। ना तुम्हारा इंटेंशन सही होता है, ना इंटरप्रिटेशन। तुम घर संभालती हो तो हम तीनों चैम्बर संभालते हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, पर तुम्हारी तरह शाबाशी या सहानुभूति पाने के लिए नहीं, ड्यूटी समझकर करते हैं। पॉजिटिव अप्रोच रखो। निष्पत्ति के सम्मुख तौहीन होते देख मिथिला का मुख फक हो जाता। तुम क्यों नहीं रखते? सरल बात को मुद्दा बना देते हो। बेटा जिस पर बीतती है उसकी इंटेंसिटी वही समझ पाता है, दूसरे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तुम वो भी नहीं करते। अम्मा की हस्तलिपि देख विशेषण का दिल वाष्प की तरह हो गया। वाष्प को देखकर नहीं छूकर ज्ञात होता है। गीलापन भले ही दिखाई नहीं देता, पर वाष्प गीली होती है। सीधे का मुंह कुकुर चाटे जैसी कहावत को सत्यापित कर वो सरल अम्मा पर दोष थोप खुद को बरी कर लेता था। कोने को छू रहे तीसरे रैक में चिकित्सक के 2-3 पर्चे और दवाइयाँ मिली। विस्मित विशेषण, अम्मा चिकित्सक के पास जाती थीं, दवाइयाँ खाती थीं। उसने आंखों में भराई वाष्प को पोंछा और तस्वीर ढूंढने लगा। गत्ते के बड़े चौकोर डिब्बे में रखी कुछ तस्वीरें मिल गईं, कई पारिवारिक तस्वीरें। मिथिला कुछ 5 तस्वीरों में अकेली है, एक में दिल खोलकर हंस रही है। विशेषण याद न कर पाया मिथिला को अंतिम बार हंसते कब देखा था। शायद इस तस्वीर में अंतिम बार हंसी हूँ। वे पुराने अच्छे दिन थे। विशेषण से बड़ी बहन विवेकी, छोटी बहन विशाखा। विशेषण स्कूल से लौटकर दैनिक वृत्तांत सुनाते थे। मिथिला खूब हंसती थी। विशेषण तस्वीर लेकर मरधर के पास आया। पापा, अम्मा कभी इस तरह हंसती थीं? मरधर नहीं जानते वो कब हंसती थी और कब उदास होती थी। हंसती थीं तभी तो ये तस्वीर है। विशेषण की इच्छा हुई कहे, प्रामाणिक तौर पर बताओ पापा, आप उनके पति थे? अम्मा अकेले में हंसती थीं? कैसे जानते हो? मैं एक बार ज़रूरी फाइल लेने दोपहर में घर आया था। अम्मा की हंसी बाहर तक सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कोई मिलने आया होगा, पर वे अकेली थीं। मैंने पूछा तो बोली, ये देखो टीवी चल रहा है। मैं नहीं, इस सीरियल में कोई हंस रही होगी। पापा, इस तस्वीर को देखकर लगता है वे बड़े मन से हंसती थीं, हंसना चाहती रही होंगी। आप जानते हो, अम्मा दवाइयाँ खाती थीं। मरधर को लगा विशेषण जब भी बात करेगा उनसे जवाब मांगेगा। वे कह न सकेंगे। उनके रिश्ते में शुरू से पनप गई संबंधहीनता और संवादहीनता इधर के वर्षों में इतनी बढ़ गई थी कि वे मिथिला की तकलीफ सचमुच नहीं जान पाए। मेरे सामने कभी नहीं खाई। विशेषण को मरधर सफाई देते हुए से लगे। अम्मा पता नहीं कब से बीमार थीं, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कुछ बताती ही नहीं थी, क्योंकि आप जानना नहीं चाहते थे। आपको साल में एक बार अपना और अम्मा का थॉरो चेकअप कराना चाहिए था।
अब मरुधर को विशेषण सफाई देता हुआ लगा। तुम करा देते, तुम्हारी माँ थी। बात को टाल रहे हो आप। यही टेंडेंसी तुम्हारी है। ड्राइवर से कहो तस्वीर को फ्रेम करा लाए। रात। ताज़ा मौत वाले घर की रात भयावह हो ना हो, खामोश और स्याह तो होती है। मरुधर ने विशेषण को बुलाया। आउटर गेट में ठीक से ताला लगा लेना। तुम्हारी अम्मा थी तब ना ग्रिल गेट खुला रहता था, न बच्चे वक्त बेवक्त उद्यान में झूलते थे। मरुधर ने घर की सुरक्षा का ख्याल कभी नहीं किया, लेकिन अब ठीक मिथिला की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम जिन बातों का विरोध करते हैं या असहमति रखते हैं, वे गुप्त रूप से जहन में अपना वजूद बना लेती हैं। ठीक याद दिलाया पापा। विशेषण ताला लगाने चल दिया। सुरक्षा को लेकर मिथिला सतर्क रहती थी। रात में आउटर गेट में ताला लगाती, ग्रिल गेट में दिन में भी ताला लगाए रखती। रात में लोहे की मोटी जंजीर की सहायता से एक ताला और लगाती। सोने से पहले तालों पर एक नज़र जरूर डालती। विशेषण कहता, अम्मा, इतनी सतर्कता बरतकर तुम हम लोगों को सतर्क नहीं, डरपोक बना रही हो। तालों को 5 बार झटक कर ना देख लो तो तुम्हें विश्वास नहीं होता है कि बंद हैं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही से हादसे हो जाते हैं। तुम्हारा यही व्यवहार रहा तो सतर्कता फितूर बनकर मेरे दिमाग में बैठ जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी तालों को झटका करूँगा बंद है कि नहीं। और आज विशेषण ने ताला लगाकर 2 बार झटक कर ठीक से बंद होने की पुष्टि की। मरुधर के पास आया। पापा, अब समझ में आ रहा है ठीक तरह ताले लगाना कितना ज़रूरी है। घर ठीक तरह बंद है, ये भरोसा अच्छी नींद आने में मदद करता है। ठीक कहते हो। अम्मा थी तब हम लोग निश्चिंत थे, अब आपस में काम बांट लेना चाहिए। सोने से पहले ताले चेक करने की जिम्मेदारी आप लो, सुविधा होगी, वरना हम लोग एक दूसरे पर भार डालते रहेंगे और किसी दिन गड़बड़ हो जाएगी। मरुधर को लगा अब थोड़ा हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। तब प्रत्येक काम का भार मिथिला पर डाल देते थे। चैम्बर जाने में 5-10 मिनट की देर हो जाती तो ग्रिल गेट खुला छोड़कर चल देते। मिथिला जरूरी काम छोड़कर हाँफते हुए आती। गेट को उड़का देते। जमाना खराब है, कोई घुस आता तो। कोई ताड़ कर बैठा है कि मैं गेट खोलूं और वो भीतर घुसे। ताड़ भी सकता है, वारदात अचानक हो जाती है। तुम्हारी सतर्कता ने हम सबका जीना हराम कर रखा है। मिथिला को विवश छोड़ वे आउटर गेट से कार निकाल कर ले जाते थे। अब समझ में आ रहा है घर ठीक तरह से बंद है, ये भरोसा अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है। मलिन मरुधर, विमूढ़ विशेषण, निस्तेज निष्पत्ति। दूर पास के नातेदार दुआरे शोक व्यक्त करने आ रहे हैं। उनके भोजन का प्रबंध करने में निष्पत्ति नाकाम हो रही है। यदि घरेलू काम वाली बाई से सहायता ले, नेम देम के प्रबल समर्थक ग्रामीण नातेदार बाई का बनाया खाना गले न उतारेंगे। अनाज कहाँ रखा है, इस तलाशी में ही उसे वक्त लग जाता है। दाल भात रोटी तरकारी वाला ट्रेडिशनल खाना बनाना पकाऊ काम है। विशेषण ने बिग साइज़ के ये जो 2 कुत्ते पाल रखे हैं, इनका और नातेदारों का आहार बनाते हुए निष्पत्ति भूलुंठित होने को है। विशेषण को संज्ञान लेना पड़ा। निष्पत्ति, देख रहा हूँ तुमसे 1 जून का खाना नहीं बनाया जा रहा है। नातेदार क्या सोचते होंगे, भद्दा लगता है। नहीं संभाल पा रही हूँ। तुमने कभी नहीं जानना चाहा अम्मा कहाँ क्या रखती थीं, कैसे बनाती थीं? सारी गलती मेरी? विशेषण विस्मित। ठीक अम्मा की तरह बोल रही है। घर के लोगों को अपने विरुद्ध लामबद्ध होते देख वे हताश होकर कह देती थीं, ठीक है, सारी गलती मेरी। किसी को सोचने का अवकाश नहीं था। इस तरह कहते हुए वे खामोशी की ओर बढ़ने लगी थीं। विशेषण ने निष्पत्ति को हताश किया। गलती तो है ही, बच्चे भूखे हैं, अब तक खाना नहीं बना। क्या करूं? गलती मानने की आदत डाल लो। तुम ब्लेम करने की आदत छोड़ दो। नातेदारों के नियम विचार में अकेली पिस रही हूँ। विवेकी दीदी और विशाखा पता नहीं कब आएंगी। कोलकाता और मुंबई से आने में वक्त लगता है। विवेकी 4थे दिन और विशाखा 5वें दिन पहुंच सकी। इन्हें भी घर घर नहीं लग रहा है। यदि लग रहा है तो मिथिला की तरह चुप लग रहा है। दोनों हिलक कर रोईं। अब जाकर लगा इस घर में मौत हुई है। विशाखा ने मिथिला की खिलखिलाती तस्वीर को भर आंख देखा। मिथिला विशाखा के पास मुंबई गई थी, तब विशाखा ने तस्वीर ली थी।
मिथिला खिलखिलाते हुए बोली थी, मैं हंसना भूल गई हूँ। इस्माइल इस्माइल कहकर तुमने हंसा दिया। विशाखा, एक बेटी जरूर पैदा करना। बेटियां माँ का दुख दर्द समझती हैं। लेकिन अम्मा, तुमने तो विशेषण भैया को हम दोनों बहनों से बहुत अधिक महत्व दिया। उसकी जरूरी गैर जरूरी मांग तुरंत पूरा करती थी। वो मेरा अनादर नहीं करता था। जब से ये पद्मिनी अर्थात निष्पत्ति आई, घर में गफलत होने लगी है। विशाखा भरी आंखों से तस्वीर देखती रही। पापा और भैया ने तस्वीर चयन में काफ़ी दिमाग लगाया है। तस्वीर दुआरे आने वालों को भ्रम देती होगी। यदि ऐसी प्रसन्न चित्त थीं तो बहुत सुखी संतुष्ट थीं। विवेकी और विशाखा ने रसोई संभाल ली। निष्पत्ति के चेहरे की चमक लौटी। आप दोनों आ गई, वरना समझ में नहीं आ रहा था कि ये करूं कि क्या करूं। देख रही हैं गाय कितना चिल्ला रही है। इस समय गाभिन अर्थात गर्भवती है, इसलिए दूध नहीं देती है। मुझे पास नहीं फटकने देती कि सानी पानी बना दूं। इसके बाद की बात उसने विशेषण की ओर देखते हुए कही, तुम कहते हो हम लोगों को काम बांटना पड़ेगा, गाय का काम तुम करोगे। कार्य विभाजन कर विशेषण ने निष्पत्ति को इस तरह देखा मानो अकोविद को देख रहे हैं। निष्पत्ति, तुम गाय को कभी अपनी सूरत दिखाओ, तब तो पास फटकने देगी। सानी बनाने के लिए मैं सुबह की नींद खराब नहीं करूँगा। गाय बेचनी पड़ेगी। बहनों के सामने ऐसा कहकर बेवकूफ़ी कर रही है। अम्मा गाय को बहुत मानती थीं। निष्पत्ति की बेवकूफ़ी कायम। शुद्ध दशकात्र में दान कर देना, अम्मा की आत्मा को शांति मिलेगी। आंगन में पपंच चल रहा था। दूधिये की टेढ़ सुनाई नहीं दी। किसी तरह सुनाई दी, लेकिन ग्रिल गेट की चाबी नहीं मिल रही। घर के महानुभावों को चीज़ें न सही जगह पर रखने की आदत है, न सही जगह पर ढूंढने की। ये महानुभाव अपनी अपनी कार की चाबी सोफे मेज बिस्तर में फेंक देते हैं या कार में ही लगी छोड़ देते हैं। फिर ढूंढने में पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। तब मिथिला कहती थी, चाबियाँ कीबोर्ड में टांग दो तो मिल जाएंगी, लापरवाही क्यों करते हो। मरधड़ तन जाते। मेरी लापरवाहियाँ गिनाकर खुद को जिम्मेदार न समझा करो। निष्पत्ति चाबी ढूंढ ना पाती यदि विवेकी न बताती। चाबी कीबोर्ड में टंगी है। निष्पत्ति ठमक गई। किसने टांगी? मैंने। अम्मा ने अकेले बहुत काम संभाल रखा था, अब तुम लोगों को आदतें सुधारनी पड़ेंगी। निष्पत्ति ने विवेकी को इस तरह देखा मानो आदत सुधारने का दबाव डाल विवेकी उसे अनाड़ी, अनुभवहीन, आलसी साबित करना चाहती है। दूधिये का भी भाव यही। 10 मिनट से टेर रहा हूँ, हर घर में 10 मिनट लगेगा, दूध कैसे बांटूंगा। कल से जल्दी करेंगी। काका बहुत काम फैला है, समझा करो। दशकात्र और त्रयोदशी एन केन प्रकारेण संपन्न होने तक तीनों कमाऊ मूर्तियों को समझ में आ गया, घर दरअसल मिथिला से संचालित था। चुप रहने लगी थी, तथापि संपर्क सूत्र थी, क्योंकि वही सबकी ज़रूरतें पूरी करती थी। मरुधर अब मास्टर बेडरूम में सोने लगे हैं। यहाँ मिथिला की उपस्थिति का अंदाज न लगता था, अनुपस्थित का पुरजार अंदाज लग रहा है। विशेषण की कारगुजारी तो देखो। बैठक से उठाकर तस्वीर यहाँ रख दी कि पापा अब तो पछता लो। वे पछता रहे हैं या नहीं पछता रहे हैं, पर असुविधा से जरूर गुजर रहे हैं। मिथिला के कारण स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता ठीक वक्त पर और मोजे, रुमाल, कपड़े, चश्मा ठीक जगह पर मिलते थे। कभी ना मिले तो वे जीवन भर की उसकी मेहनत को विफल कर विज्ञान स्नातक वाले अपने पहले और अंतिम प्रेम को लेकर गमज़दा हो लेते थे। संस्कृत पढ़ने वालों को तरीका नहीं आता। विज्ञान पढ़ने वाली लड़कियों की सोच वैज्ञानिक होती है और वे अपने दिमाग को खुला रखती हैं। इस पहले और अंतिम प्रेम को स्मरणीय बनाए रखने के लिए वे चैम्बर में इन्वॉल्वमेंट बनाते चले गए। यूं कि घर में रहते हुए भी घर में रहते हुए से नहीं लगते थे। घर में खुद के होने को महसूस नहीं करते थे। मिथिला के होने को महसूस करना नहीं चाहते थे। चैम्बर में देर रात तक काम करते देख किसी बुजुर्ग मुवक्किल ने कहा था, आपको 8 बजे तक घर चले जाना चाहिए। रात का खाना पूरा परिवार साथ खाए तो एक नियम बनता है कि इतने बजे तक सभी सदस्य घर आ जाएं। वे कह नहीं सकते थे। मिथिला के कारण शुरुआती सालों में घर से भागे फिरते थे, जो अब आदत बन गई है। मेरे पास काम ही इतना है, घर पर भी काम का दबाव महसूस होता है। अब लग रहा है मिथिला को थोड़ा समय, सहयोग, समीपता देनी चाहिए थी। 24 घंटों का लेखा जोखा लगाएं तो घर में रहते ही कितना है।
सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चैम्बर में रहते हैं, 12 घंटे। नींद आए ना आए ठीक 10 बजे बिछावन पर नेस्तनाबूद हो प्रातः 8 पर सक्रिय होते हैं, 10 घंटे। शेष 2 घंटे में नहाना, तैयार होना, खाना। यह कार्यक्रम इतना नियमित और द्रुत रहा कि मिथिला का ख्याल तक न आता था। पूरी ईमानदारी से न संबंध बनाए न संवाद। अब लग रहा है सोने से पहले आधे घंटे का समय उसे दे सकते थे, अभिनय तो कर ही सकते थे। कुल जमा 30 मिनट साझा न करना उन्हें कभी भी क्रूर नहीं लगा, अमानवीय, अनुचित, अन्यायपूर्ण भी नहीं। अजीब बल्कि अविश्वसनीय है, एक घर में रहते हुए वो अपनी आधि व्याधि बताती नहीं थी, ये पूछते नहीं थे। उसे उपेक्षित करते हुए उसकी ओर से लापरवाह और उदासीन रहने की उनकी वृत्ति हो गई थी। दरअसल जिसे देखना जैसा देखना कहते हैं वे उसकी ओर उस तरह देखते ही नहीं थे। पार्टी आयोजनों में कम ले जाते थे, विशेषण और निष्पत्ति को अनिवार्यतः ले जाते कि तुम लोगों को प्रैक्टिस संभालनी है, लोगों से मिलो जुलो, संपर्क बनाओ। अब शिद्दत से लग रहा है उन्होंने मिथिला का लिहाज नहीं किया, इसीलिए विशेषण ने उसका लिहाज करना नहीं सीखा। स्थिति का लाभ ले निष्पत्ति खुद को अघोषित मुखिया मानने लगी। उनकी और विशेषण की बेरुखी मिथिला फिर भी सह लेती थी, पर मुखिया बनने की निष्पत्ति की कोशिश उसकी गरिमा को तोड़ती रही होगी, इसीलिए उसने मानसिक रूप से खुद को अलग कर लिया था। मरधर अब जाकर मिथिला के लिए पूरी ईमानदारी से रोए। बदले हुए स्वरूप में घर औपचारिक लग रहा है और अजनबी लग रहा है। निष्पत्ति का व्यवहार वो नहीं है जो जिम्मेदारी पड़ने से पहले था। मरधर को तांबे के जग में पानी, कटोरी में भिगोए हुए मेथी दाना, बादाम, मुनक्का, अंजीर नहीं मिल रहा है। सही वक्त पर नाश्ता, सही जगह पर रुमाल, मोजे, कपड़े नहीं मिल रहे हैं। निष्पत्ति को निदान नहीं सूझ रहा है। मरधर और विशेषण को चैम्बर जाते देख उसे लगता है मिथिला के न रहने से सबसे अधिक वही ठगी गई है, सबसे अधिक खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। घर में रहने की मानसिकता नहीं, चैम्बर जाने का माहौल नहीं। विशेषण, मैं चैम्बर जाना चाहती हूँ। बच्चे और घर कौन देखेगा? बड़ा कहते थे सीए लड़की को चुना है कि चैम्बर को रोशन करेगी। अब लैपटॉप पर काम कर घर से चैम्बर के चिराग जलाओ। किताबों, फाइलों, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तुम तो जानते हो पापा की निगहबानी में काम ना करो तो उन्हें लगता है काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है। कैसे क्या करना है उनसे पूछना पड़ता है। इस परिस्थिति में सिरफिरी को चैम्बर दिख रहा है। पापा ने कहा है अब तुम घर संभालोगी, और पापा से कितने साल से तो पूछ रही हो कब तक ट्रेनी बनी रहोगी। अब केयर टेकर बन जाती हूँ। पहले थोड़ा बहुत बन जाती तो अम्मा पर इतना झबार न पड़ता। जब से तुम आई उनका बीपी हाई रहने लगा था। तुम लोग कर देते, उनसे इतना लड़ते थे। बेवकूफ़ था जो तुमको डिफेंड करने के लिए उनकी इंसल्ट कर देता था। सुनो, मैं बचपन से उनसे लड़ता आया हूँ, पर उनका बीपी नॉर्मल रहता था। तुम उनका बिल्कुल लिहाज नहीं करती थी। इसे धोबी पछाड़ कहते हैं। तुम्हें या पापा को लिहाज करते देखती तो करती। तुम दोनों ने मिलकर उन्हें मानसिक रोगी बना दिया था, अब मुझे बना दो। जिस तरह मेरे ऊपर कुकिंग, बिगड़ी आदत वाले 2 बच्चे, तुम्हारे 2 कुत्ते, गऊ मैया दान में चली गईं, वरना उसका भी झबार मेरे ऊपर पड़ गया है। मेंटल होने में देर न लगेगी। तुम ही कहती थी आजकल की लड़कियां इन लॉज के साथ रहना नहीं चाहती। मैं रहकर कितना बड़ा समझौता कर रही हूँ। निष्पत्ति, तुम्हारी टोन ऐसी रहती थी जैसे अम्मा हम लोगों को सुविधा नहीं दे रही हैं, हमसे ले रही हैं, या सुविधा देती हैं पर अड़चन और अड़ंगे बहुत डालती हैं। वे नहीं समझती थी हम लोग की लाइफस्टाइल अलग है। वीक डेज़ पर हम लोग चैम्बर में कितना काम करते थे। रिलैक्स होने के लिए संडे को बाहर खाने चले जाते तो डराने लगती थी, बाहर खाने से सेहत बिगड़ती है, और रात 9 बजे तक घर लौटो। ये छोटा शहर है पर यहाँ भी वारदातें होती हैं। अब अम्मा नहीं है, जाओ शहर घूमो। बंटी और बबल को समय पर स्कूल के लिए तैयार नहीं कर पाती हो, रोज़ लेट होते हैं। अम्मा ने इनकी आदत बिगाड़ दी है। ब्रश कराने में 1 घंटा लगता है। जंग जारी रहती, लेकिन बंटी ने हस्तक्षेप किया। पापा, तुम अम्मा से लड़ते थे, अब मम्मा से लड़ रहे हो। बच्चे अक्सर ऐसा सच बोल देते हैं जो बहुत अधिक सच होता है। विशेषण को शर्म आई। निष्पत्ति ने मुझे अम्मा से दूर किया, और ऐसी खूबसूरती से किया कि दृश्य में आए बिना मंगल मनाती थी।
छटा हुआ मैं अम्मा को पॉजिटिव अप्रोच रखने की सलाह देता था। ये चैम्बर से तशरीफ़ लाते ही, अम्मा पापा को नींद आ रही है, हम लोग थोड़ा ठहर कर इत्मीनान से खाएंगे, कहकर खाना अपने कमरे में समेट ले जाती थी। सूत में बंधा मैं इसके पीछे चल देता। ख्याल ना आता था अम्मा से दो बात कर लूँ। ये खुद को बड़ा शालीन और स्फूर्त दिखाती थी। अब देख लो बात बात में किस तरह युद्ध रच रही है। निष्पति को गुस्सा आया। बंटी और बबल अम्मा के फरमाबरदार बन रहे हैं। अम्मा ही धुन में थी। शादी को इतने साल हो गए, बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके हो गए, उसके हो गए, सबके हो गए, मेरे हो गए तो इनकी आदतें बिगाड़ कर चलती बनी। बबल डिसिप्लिन में रहो वरना पिटाई होगी। निरूपाय निष्पति ऐसी जगह चली जाना चाहती है जहाँ एक छोटी जिम्मेदारी भी उस तक न पहुँचे। घरेलू काम में बड़ी मेहनत और दबाव है। दूध उबालने, ठंडा करने, दही जमाने, शेष दूध को फ्रिज में रखने जैसे मामूली काम में कितना समय और समझ लगानी पड़ती है। दूधिया कितने बजे आएगा, नहीं आएगा, मेड कितने बजे आएगी, नहीं आएगी, और न आने पर जो कठिनाई होगी, मस्तक गरमा देती है। निष्पति नहीं जानती बिगड़े मिजाज वाले बंटी और बबल को अम्मा दिन भर कैसे संभालती थी, कैसे स्कूल के लिए तैयार करती थीं, कैसे खिलाती थीं। वो जब बिस्तर छोड़ती बच्चे स्कूल जा चुके होते थे। उद्यान में मौसम के अनुसार लौकी, कुम्हड़ा, पालक, टमाटर उपजाकर सब्जियों का सूप और धेनु का दूध पिलाकर बच्चों को अम्मा ऐसा सात्विक बना गई हैं कि बाजार से कुछ मंगाओ तो इन सात्विकों की मिर्च मसाले से जीभ जलती है, जबकि रहना इन्हें इसी सिंथेटिक माहौल में है। केमिकल और कैल्शियम कार्बाइड खाए बिना पेट न भरेगा। दमन चक्र में निष्पत्ति जल्दी उठ रही है, स्कूल के लिए बच्चों को तैयार कर रही है, अब नाश्ता, अब खाना बना रही है। स्कूल से लौटे बच्चे पुकार रहे हैं पर ग्रिल गेट की चाबी नहीं मिल रही है। निष्पत्ति सुस्ताना चाहती है पर ये किस ऊतक के बने बच्चे हैं, दिन में न झपकते हैं न झपकने देते हैं। इनके इतने प्रश्न जवाब कौन दे? गजब देखो, इन्हें दूधिये से लिया गया दूध पसंद नहीं, मर्दर और विशेषण को मेड के धोए वस्त्र पसंद नहीं कि डिटर्जेंट ठीक से नहीं छूटता। उधर लैपटॉप में कुछ कर रही थी, इधर दोनों बच्चों ने पता नहीं कहाँ से निकाल कर मलेरिया की पुरानी गोलियां खा लीं। मालूम नहीं क्या हो जाता है यदि वमन में गोलियां निकलती। मर्दर को आपत्ति करनी पड़ी। निष्पत्ति इतनी लापरवाही, बच्चों को कुछ हो जाता तो? पापा, मैं अम्मा की तरह चकरगिन्नी से इनके पीछे नहीं घूम सकती। ये तो चैम्बर में ऐसे श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुति देती थी कि वे इसके प्रशंसक बन गए हैं। निष्पत्ति के व्यवहार से उनका चेहरा बेरौनक हो गया। अब उनके चेहरे में रौनक, व्यवहार में फिटनेस नहीं दिखाई देती। चैम्बर में कुछ कंसल्ट करने आए एक सेल्स टैक्स ऑफिसर ने कह डाला, मर्दर जी, आप अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे मैं आपकी मनस्थिति समझ रहा हूँ। बुढ़ापे में ही तो पत्नी की अधिक ज़रूरत होती है। वो बिना बताए समझ जाती है कि हमें क्या चाहिए। बहू से कह नहीं सकते घुटने में तेल मल दे या आज मुगौड़ी खाने की इच्छा है। बिना बताए बहू कैसे जाने हम क्या चाहते हैं? मरुधर को अधिकारी की बात महत्वपूर्ण लगी। स्वीकार किया, बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। बातों के कुछ ज़रूरी अर्थ होते हैं, वे नहीं सुनते थे, इसलिए मिथिला ने बताना छोड़ दिया। ठीक कहते हैं सर, अपना ध्यान रखिए, लोगों को आपकी ज़रूरत है। टैक्सेशन में इस ज़िले बल्कि पूरे डिवीज़न में आपका मुकाबला नहीं है। हम लोगों को भी कभी कभी आपसे ओपिनियन लेनी पड़ती है। वर्कलोड बहुत है, थकने लगा हूँ। अधिकारी ने वहीं बैठे विशेषण से कहा, विशेषण, अपने पापा का ध्यान रखो। विशेषण ने मरुधर को देखा, सचमुच थके हुए लग रहे हैं। पापा के काम अम्मा इतनी नियमितता से करती थीं कि पापा का वक्त, ऊर्जा, एकाग्रता जाया नहीं होती थी। जितना काम करना चाहते थे रोज़ उससे अधिक करते थे। पापा को पूरी नींद, आराम, सुकून देना पड़ेगा। घर आकर उसने निष्पत्ति को ज्ञान दिया। निष्पत्ति, पापा अकेले पड़ गए हैं। निष्पत्ति अब इस तरह बोलती है कि विरोध जरूर दिखाई दे। अम्मा थीं तब भी वह अलग थलग पड़े रहते थे। अम्मा उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी क्योंकि वे उनकी पत्नी थी। तुम उनका ध्यान नहीं रखती। बहू हूँ, उनकी पत्नी नहीं बन जाऊंगी। विशेषण और निष्पत्ति को आभास नहीं है अब मरुधर को गहरी नींद नहीं आती। वे लघुशंका के लिए आंगन से होकर शौचालय जाते हुए आंगन में गूंज रही तेज आवाज़ सुन ठिठके खड़े हैं। जजमेंटल होकर बात मत करो निष्पत्ति।
अम्मा जिस तरह अचानक चली गई, मुझे मौत से डर लगने लगा है। उनके न रहने से तुम चैम्बर नहीं जा पा रही हो। पापा का फिट रहना ज़रूरी है। मुझे अभी उनसे बहुत कुछ सीखना है। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर नहीं। जबकि मैं सीए हूँ, वे सिंपली एलएलबी। पर उनका ज्ञान इतना ज़बरदस्त है कि वे इस शहर नहीं बल्कि पूरे डिवीज़न के लिए ब्रांड नेम बन गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के केस पापा के पास हैं। तुम तो जानती हो, ऑफिसर भी कुछ केस में पापा से कंसल्ट करते हैं। पापा की फिटनेस हमारे लिए एसेट है। वे हेल्दी नहीं रहेंगे तो क्लाइंट टूट कर दूसरे वकीलों के पास चले जाएंगे। आंगन में संतरण कर रही आवाज़ें और ठिठके खड़े मरधर। उनकी फिटनेस एसेट? फिट रहकर अधिक से अधिक कमाकर इनके लिए थाती जोड़ें। मिथिला जब चुप नहीं हुई थी तो कहती थी, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तुम जल्दी उठकर बगीचे में टहला करो, सुबह की धूप सेहत के लिए अच्छी होती है। वे चित न देते। मैं अपने काम में पूरा एग्जीक्यूशन दे रहा हूँ, मतलब फिट हूँ। बढ़ती उम्र में अच्छी सेहत एसेट की तरह होती है। सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अब विशेषण उनकी सेहत को एसेट बता रहा है। मिथिला के भाव में फिक्र थी, विशेषण के भाव में स्वार्थ है। वे शयन कक्ष में आ गए। मिथिला की तस्वीर खिलखिला रही थी। मिथिला का अकेलापन अपने भीतर उतरते हुए पा रहे हैं। सचमुच, जब तक स्थिति परिस्थिति से खुद न गुजरो, तीक्ष्णता समझ में नहीं आती। अकेलेपन से गुजरते हुए मिथिला के अकेलेपन को समझ पा रहे हैं। लगा तस्वीर सवाल कर रही है, मेरी तस्वीर के अलावा कोई हंसता क्यों नहीं? बंटी बबल हंसते हैं तो तुम्हारी सीए बहू कहती है कि कितना शोर करते हो। लगता है शोर करने और हंसने में अंतर नहीं कर पाती। बंटी और बबल के कारण घर घर लगता था, वरना उतना पराया लगने लगा था जितना तब नहीं लगा था जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी। तुम इतने अजनबी लगने लगे थे जितने पहले दिन नहीं लगे थे। शादी से पहले मैंने तुम्हें और तुमने मुझे एक दूरी से देखा था। खुद को ऐसा कंगाल तब नहीं पाती थी जब तुमने साइकिल, काठ की बड़ी मेज़ और कुर्सी के साथ किराए की छोटी दुकान में टैक्सी वकालत शुरू की थी। तुम आलीशान चैम्बर के साथ शहर के ब्रांड नेम बनते गए, मैं कंगाल होती गई। और विशेषण, इसके जन्म पर मैं बहुत खुश थी कि अपने बेटे को जन्म दिया है। अब पता चला निष्पत्ति के पति को जन्म दिया था। मैं सबको सुविधा देती थी, लेकिन तुम लोग मुझे असुविधा की तरह देखते थे। हर कोई मुझसे परेशानी महसूस करता था। मैं तस्वीर बन गई, लेकिन तुम लोग वैसे ही बल्कि पहले से अधिक परेशान लग रहे हो। कितनी अजीब बात है ना? अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी किसी शख्स का तस्वीर बन जाना।